हेलो स्टूडेंट्स, हम मनुष्य श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई ये है मध्य प्रदेश का 10 का दंगल। जी हाँ, 10 का दंगल। स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स हम कहां से पढ़ें, और इसके लिए सिलेक्शन धाम आपके लिए लेके आया है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर विथ जी के नॉलेज। जी हाँ, विथ जी के। जी हाँ, करंट अफेयर के साथ हम आपको सारे के सारे फैक्ट्स बताएंगे और वो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे हर फील्ड में से, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो राजनीति हो या कोई योजना हो। जो भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं, जिनमें भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, वो सारे के सारे आपको यहां पर सिलेक्शन नाम पर मिल जाएंगे। तो बस आप वीडियो को देखिए, ध्यान से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से क्रिस्प नोट्स बनाइए। और हमने आपसे पहले भी बोला था कि भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन धाम पर आइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्योंकि ये हमारी सीरीज होने वाली है तो रेगुलर हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं, उनमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर ज्यादा बनेंगे किसी टॉपिक से तो उससे ज्यादा भी करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। बस आप बने रहिए क्योंकि भाई एग्जाम का सीजन आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसियां भर भर के आने वाली हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार का एग्जाम आपके जीवन का लास्ट एग्जाम हो, उसके बाद आप ऑफिसर बन जाएं। तो बस फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म का महिलाओं द्वारा संचालित पहला होटल कहां खोला गया है। जी हां, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई मध्य प्रदेश टूरिज्म का द्वारा संचालित पहला होटल कहां पर खोला गया है। तो कहां पर खोला गया है? तो यह खोला गया है पचमढ़ी में। जी हां, कहां पर खोला गया है? पचमढ़ी में खोला गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे। पचमढ़ी से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट जो हम लोग पढ़ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं भाई, आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा ये महिलाओं के द्वारा जो पिंक होटल है। पिंक का मतलब होता है यहां पर केवल महिलाओं का ही प्रभुत्व होता है, यहां पर महिलाओं का ही मैनेजमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये पिंक होटल है। तो एक नया क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि मध्य प्रदेश का पहला पिंक होटल मध्य प्रदेश टूरिज्म का कहां खोला गया है? तो भाई पचमढ़ी में खोला गया है। आप देख सकते हैं शेफ से लेके मैनेजर से लेके सब कुछ यहां पर महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा काम महिलाएं ही कर रही हैं। तो बस यही यही है वो इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में आता है, ध्यान रखेंगे। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की इसे रानी कहा जाता है। यहां मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जी हां, जैव विविध क्षेत्र है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा पचमढ़ी। ठीक है, उसके बाद इसका नाम 5 गुफाओं की वजह से पचमढ़ी पड़ा है। तो कितनी गुफाओं की वजह से? 5 गुफाओं की, जिन्हें पांडव गुफाएं कहते हैं। तो आप में से बहुत से लोग पचमढ़ी घूमने गए होंगे, वहां पे पांडव गुफाओं से आपने अपनी यात्रा की शुरुआत की होगी। तो ये कहा जाता है कि महाभारत काल में 5 पांडव इन गुफाओं में रहे थे। वैसे ये गुफाएं अगर नई पद्धति से इन्हें चेक किया गया तो ये बौद्ध कालीन मिलती हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि भाई ये पांडवों की गुफाएं हुआ करती थी। यहां पर बी फॉल, जिसे हम जमुना प्रपात भी कहते हैं, जमुना प्रपात, सिल्वर फॉल, अप्सरा फॉल नामक झरने हैं। ठीक है, यहां पर प्रियदर्शनी सनसेट पॉइंट है। तो आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बी फॉल झरना कहां पर है, या अप्सरा फॉल झरना मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है, या फिर बी फॉल को किस और नाम से जाना जाता है? तो जमुना प्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर यहीं पर है। तो आईएस पीक है। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में माना जाता है सबसे पहले सूर्य की रोशनी यहीं पर पड़ती है, इसलिए उसका नाम धूपगढ़ पड़ गया है। ठीक है, यह देनवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पचमढ़ी देनवा नदी के किनारे है, और देनवा नदी तवा रिवर की सहायक नदी है, और तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहीं स्थित है। जी हां, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो पचमढ़ी में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, और सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले की गोहद तहसील में। जी हां, भिंड जिले की गोहद तहसील में मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ध्यान रखेंगे भाई, सबसे कम, सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा गोहद में होती है। कहां होती है? गोहद में मात्र 55 सेंटीमीटर बारिश यहां पर होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, गोहद जो है वो आता है हमारे
भिंड जिले में। जी हाँ, किस में आता है? भिंड जिले में आता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट्स हमने बता दिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन नाम पर आइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सबके साथ जिन्हें सिलेक्शन की बहुत जरूरत है, जिन्हें आप अपना मानते हैं उन्हें, और भाई कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे बढ़िया तरीके से लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा साउंड प्रूफ कॉरिडोर कहां पर तैयार किया गया है? तो भाई ध्यान रखना, साउंड प्रूफ कॉरिडोर का मतलब है रोड जिसपे से साउंड जो है वो बाहर ना जा पाए। जी हाँ, ठीक है, तो उसका कारण है कि जानवरों को वहां परेशानी ना हो। तो हमेशा ध्यान रखना, साउंड प्रूफ कॉरिडोर जो है वो हमेशा नेशनल पार्क या उन क्षेत्रों में ही बनाया जाता है यहां पर जानवरों की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। तो भाई ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा आंसर इसका होगा ये है रातापानी टाइगर रिजर्व। जी हां, रातापानी टाइगर रिजर्व में दूसरा साउंड प्रूफ कॉरिडोर बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले पेंच टाइगर रिजर्व में पहला बनाया जा चुका है। चलो तो देखते हैं जरा। तो ये आप देख सकते हैं भाई, साउंड प्रूफ कॉरिडोर है। ठीक है, आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल है, साउंड प्रूफ कॉरिडोर है। साउंड प्रूफ कॉरिडोर मतलब नीचे जो जानवर हैं उन्हें कोई भी डिस्टरबेंस यहां पर नहीं होना चाहिए, सरकार इसका पूरा ध्यान रखती है। तो दूसरा साउंड प्रूफ कॉरिडोर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर देश का दूसरा साउंड प्रूफ कॉरिडोर तैयार किया गया है। NH46 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है ना, जो 634 किलोमीटर तक है, ग्वालियर से बैतूल इसे बनाया गया है, ग्वालियर से बैतूल। यह रातापानी टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, और आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, कितना? देश का 57वां और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। उसके बाद रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। तो ध्यान रखेंगे कि भाई कहां पर? मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर। जी हां, रायसेन और सीहोर जिले में। ठीक है, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में स्थित है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भीमबेटका की गुफाएं और गिन्नौरगढ़ का किला। जी हां, भीमबेटका की गुफाएं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को के द्वारा, और गिन्नौरगढ़ का किला जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ये इसी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं और गिन्नौरगढ़ का किला। उसके बाद इसके उत्तरी और पश्चिमी किनारों पर क्रमशः नर्मदा और कोलार नदियां बहती हैं। तो भाई नर्मदा नदी बहती है और कोलार नदी बहती है, ये आप ध्यान रखें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए रातापानी टाइगर रिजर्व से कौन सी नदियां बह रही हैं? तो भाई नर्मदा नदी भी बहती है और कोलार नदी भी बहती है। ठीक, चलिए तो देखो, एक क्वेश्चन से कितने सारे पॉइंट्स आपको हम दे रहे हैं, और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ये सिर्फ मिलेंगे आपको सिलेक्शन नाम पर। उसके बाद है, इसका नया नाम है श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर। जी हां, तो ध्यान रखेंगे, विष्णु श्रीधर वाकड़कर रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम है। ठीक है, पहला साउंड प्रूफ कॉरिडोर NH44 पर पेंच टाइगर रिजर्व पर बना हुआ है, तो जो कि हमने आपको बना दिया था। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विष्णु श्रीधर वाकड़कर किस टाइगर रिजर्व का नया नाम है? तो भाई किसका? रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भाई ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान या माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि शिवपुरी जिले में है। तो कहां पर है? शिवपुरी जिले में है। तो ध्यान रख सकते हैं, माधव टाइगर रिजर्व पूर्व में माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। भारत का 58वां और राज्य का 9वां बाघ अभ्यारण्य है, 9 मार्च 2025 से। ठीक है, तो कब से? 2025 से ये मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। पहले ये सिंधिया राजघराने की शिकार स्थली हुआ करती थी। जी हाँ, यहाँ पर सिंधिया राजवंश के लोग शिकार खेलने आते थे शिवपुरी में, क्योंकि शिवपुरी सिंधिया स्टेट, जब स्टेट टाइम था, सिंधिया का क्षेत्र था ग्वालियर, तो उस समय शिवपुरी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, अर्थात समर कैपिटल हुआ करती थी। गर्मियों में तेज गर्मी पड़ती थी ग्वालियर में, इसी वजह से
शिवपुरी आ जाया जाता था, और क्योंकि शिवपुरी ठंडा रहता था, जंगल ज्यादा था, और इसी वजह से ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। यहां सांक सागर और माधव सागर झीलें हैं, तो भाई ये है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांक सागर और माधव सागर। तो भाई सांक सागर झील हमेशा आपसे पूछी जाती है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। उसके बाद है पार्क के भीतर शानदार जॉर्ज कैसल स्थित है, जैसे 1911 में ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के ठहरने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर बनवाया था। तो आप ध्यान रखना, जॉर्ज कैसल का क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जॉर्ज कैसल तो हुआ ये कि जब 1911 में जॉर्ज पंचम का भारत दौरा तय हुआ था, तो उन्हें यहां पर एक दिन शिकार खेलने आना था। हमने आपसे बोला था कि शिवपुरी भाई शिकार खेलने की जगह थी, तो वो यहां शिकार खेलने आने वाले थे, और उनका रात का विश्राम जो है वो यहीं पर होना था। और इसी वजह से सिंधिया जो है, जीवाजीराव सिंधिया, उन्होंने राजघराने की मानता दिखाने के लिए पूरे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर जो बनाया था, इसलिए इसका नाम बना जॉर्ज कैसल। कैसल का मतलब किला होता है, और जॉर्ज फिफ्थ के लिए जो बनाया गया था, लेकिन वो यहां आए नहीं और रुके भी नहीं, तो ये जिस उद्देश्य के लिए बना था वो खाली रह गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जॉर्ज कैसल का किला या जॉर्ज कैसल भवन कहां बना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मध्य प्रदेश का प्रथम आर्टिफिशियल जंगल सफारी जोन किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल जंगल सफारी जोन कहां पर, तो ये भाई ध्यान रखेंगे, ये उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। जी हां, महाकाल की नगरी उज्जैन में, काल भैरव की नगरी उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल जंगल सफारी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आर्टिफिशियल जंगल सफारी जोन पहला है उज्जैन जिले के, मध्य प्रदेश में, उज्जैन जिले में, मध्य प्रदेश में भारत का, है ना, आर्टिफिशियल जंगल और सफारी जोन विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल, तो उज्जैन जिले में किया जा रहा है, ठीक है। उज्जैन जिले के पास नौलखी बीड़ क्षेत्र में यह तैयार किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना, नौलखी बीड़ जो क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का पहला है, ये उज्जैन जिले में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों को आर्टिफिशियल सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यह परियोजना ओडिशा के नंदन कानन प्राणी उद्यान की तर्ज पर तैयार की जाएगी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन में, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, उज्जैन में मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल, है ना, जंगल सफारी जोन स्थापित किया जा रहा है। इसकी इंस्पिरेशन, इसे किस जंगल सफारी या किसके ऊपर स्थित किया जा रहा है, या किससे ये प्रेरित है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये परियोजना उड़ीसा के नंदन कानन से प्रेरित है, उसी की तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है। विशेषता, सिंह, बाघ, भालू सहित अन्य वन्य प्राणी व जलीय जीव एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश के किस जिले में कृत्रिम भारत वन स्थापित किया जाएगा। तो भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में कृत्रिम भारत वन स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है इंदौर में। जी हां, कहां पर किया जा रहा है? इंदौर में किया जा रहा है। और इंदौर जो है वो है हमारी आर्थिक राजधानी, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। तो प्रदेश के इंदौर जिले में कृत्रिम भारत वन स्थापित किया जाएगा। आईआईटी इंदौर में नगर वन भी स्थापित किया जा रहा है। तो आईआईटी इंदौर में नगर वन, ठीक है, उसके कैंपस में नगर वन, और प्रदेश में इंदौर जिले में कृत्रिम भारत वन स्थापित किया जाएगा। मतलब एक पूरी की पूरी एक जो वन जैसी फील दी जाएगी, उतने वृक्षों का वहां पौधारोपण किया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सिक्स्थ, 2025-26 में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटक मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पहुंचे। तो ये तो आप तुक्का भी मार सकते थे, क्योंकि भाई धार्मिक पर्यटक की बात है, और मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है उज्जैन की वजह से, महाकाल की वजह से, कुंभ की वजह से, रामघाट की वजह से, काल भैरव की वजह से, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे उज्जैन में ही पहुंचे होंगे, और ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। तो आप जय हो महाकाल, जय हो। मेरे सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो उस समय वीडियो देख रहे हैं, उनकी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए, बिल्कुल इन सब का सिलेक्शन करवा दीजिए, ये जल्दी से ऑफिसर बन जाए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सके, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके।
तो धार्मिक पर्यटन में उज्जैन शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक पर्यटन केंद्रों में उज्जैन में एक वर्ष में 39% की बढ़ोतरी की गई है। ये गई है महाकाल लोक की वजह से। जब से महाकाल लोक बन गया ना, तब से ज्यादा वहां पे पर्यटन आने लगे। एक साल में यहाँ पर 7.32 करोड़ पर्यटक आए। सोचिए जरा, एक साल में 7.32 करोड़ पर्यटक यहाँ पर आए हैं। वर्ष 2023 में महाकाल में 5.28 करोड़ की तुलना में 39 अधिक है। तो भाई 2023 में जब आए थे तो उससे 39% अधिक आ गए हैं, और इसलिए यहां पर 7.32 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा पर्यटक आए धार्मिक पर्यटन उज्जैन में। चलिए, उसके बाद है 2024-25 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए हैं। तो भाई ये एक और नया क्वेश्चन हो गया है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां पर आए हैं। तो भाई सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो आए हैं खजुराहो में। जी हां, कहां पर आए हैं? खजुराहो में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विदेशी पर्यटक आए 2024-25 के अनुसार खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा और इंदौर। तो भाई खजुराहो में सबसे ज्यादा है 33,131, ग्वालियर में 10,823, ओरछा में 13,960 और इंदौर में है ना 9,964। तो इस हिसाब से भाई खजुराहो में सबसे ज्यादा पर्यटक आए। कितने आए? सबसे ज्यादा पर्यटक आए खजुराहो में। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है। तो भाई मध्य प्रदेश के 4 स्थानों को ये शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 4 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 4। लेकिन वो कौन कौन से, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश राज्य की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व धरोहर स्थल संभावित सूची में शामिल किया है। कौन कौन है? सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले व महल आदि, इन्हें शामिल किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यही वो क्वेश्चन है जिनकी वजह से आप 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, करंट अफेयर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सारा करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से यहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए तो देखिए, तो ये आप देख सकते हैं मितावली का जो 64 योगिनी वाला मंदिर है। ठीक है, इसी के ऊपर हमारी संसद भवन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बुंदेला शासकों के किले व महल हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारी संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। उसके बाद है मुरैना जिले के मितावली स्थित 64 योगिनी मंदिर अपनी गोलाकार संरचना के कारण भारतीय संसद भवन की प्रेरणा मानी जाती है। उसके बाद है श्रृंगेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन के रूप में किन 2 नदियों के संगम पर विकसित किया जाएगा। तो श्रृंगेश्वर धाम काफी ज्यादा फेमस है, झाबुआ में आता है। और यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई माही और मधुकन्या जो 2 नदियां हैं, इनके किनारे पर ये बसा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें, झाबुआ जिले में श्रृंगेश्वर धाम। ठीक है, तो ये देखिए, जय हो महादेव श्रृंगेश्वर धाम, जय हो मेरे प्रभु, हमारे सारे स्टूडेंट्स की मनोकामना पूरा करें और सिलेक्शन धाम को इस लायक बनाए कि भाई हम लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन कर पाए। जय हो मेरे प्रभु। तो यहां पर मध्य प्रदेश की माही एवं मधुकन्या नदी के संगम पर स्थित श्रृंगेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। या झाबुआ जिले में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नया बनेगा कि बताइए माही एवं मधुकन्या नदी के तट पर स्थित श्रृंगेश्वर धाम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो भाई ये है झाबुआ जिले में। किस जगह है? झाबुआ जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यह मंदिर माही नदी, माही डैम के बैक वाटर में स्थित है। तो इस तरीके से बनाया जाएगा, ये पूरा का पूरा ये बनाया जाएगा। देखिए वहां से वो नदी, यहां से ये नदी, और इस तरीके से 2 नदियों के तट पर इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है प्लास्टिक मुक्त अभियान किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। तो भाई प्लास्टिक मुक्त अभियान भारत के मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बस भूर सिंह वाला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो बस इसी में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क
जिसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी नेशनल पार्क वाली सीरीज में जाना, हमने इतना इतना डिफाइन किया है ना उसे कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के कान्हा किसली, उससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला पार्क अपने विशाल घास के मैदान और रॉयल बंगाल टाइगर्स बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो भैया रॉयल बंगाल टाइगर आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा यहां पर हिरन भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भूरसिंह द बारहसिंगा पहला मास्कोट। तो यह पार्क भूरसिंह द बारहसिंगा नामक शुभंकर के लिए जाना जाता है, जो दलदली हिरन है ना, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की विलुप्त प्रजाति है। इसे कान्हा का गहना भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कान्हा का गहना किसे कहते हैं, तो भैया बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है, ठीक है। ये है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी द जंगल बुक। जी हाँ, मोगली की कहानी आपने पढ़ी होगी, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए। जी हाँ, तो वो कहानी कान्हा किसली से संबंधित नहीं है, लेकिन उसके बारे में एक बात है कि रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर रचना द जंगल बुक मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व, जी हाँ ध्यान रखना, पेंच टाइगर रिजर्व और सिवनी के जंगलों से प्रेरित है, ठीक है। वहां पर ऐसे साक्ष्य मिले थे, वहां पर ऐसी कहानियां थी कि एक जो लड़का है वो भेड़ियों ने पाला है, भेड़ियों के साथ पला है, और उसी के आधार मान के उन्होंने अपनी पूरी इतनी फेमस पुस्तक लिख दी थी। लेकिन ये कान्हा किसली से नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मध्य प्रदेश में रहे और इनके ऊपर मध्य प्रदेश के ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक दृश्यों और वन्य जीवों का भी उनकी कहानियों पर गहरा प्रभाव माना जाता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ उनका प्रभाव माना जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का प्रभाव भी उनके ऊपर काफी ज्यादा माना जाता है। बामनी दादर, ये क्वेश्चन बहुत आता है। बामनी दादर सूर्यास्त बिंदु यह पार्क का सबसे ऊंचा स्थान है, यहां से सूर्यास्त और पूरे पार्क का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तो भाई बामनी दादर कई बार आपसे पूछा जाता है, बामनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख क्षेत्र है, किस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे प्रमुख मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ हमारे 10 जो 10 का दंगल है वो आज का डे 1 खत्म हुआ। देखिए हमने कितने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दे दिए। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर था होता है क्योंकि मिलते नहीं है, लेकिन सिलेक्शन दाम मेहनत करके आपके लिए लाता है जिससे आप पास हो जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं और शुरुआत करेंगे कि भाई आप लोग किस तरीके से पेपर में क्वालिफाई कर पाए, पेपर को निकाल पाए। तो बस आज से शुरुआत कर दीजिए इसकी। हम लोग कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।